राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि लेकर आया हूं फिर एक ऐसी भूतिया कहानी जिसे सुनकर एक बच्चा तो क्या बूढ़े के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कृपया इस वीडियो को अकेले में ना सुने। चलिए डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम करण है, मैं पूर्वा गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी वो कहानी बताने जा रहा हूं जिसे मैं आज भी महसूस करता हूं। आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने बाबा के साथ में बुंदेली गांव में जाया करता था। तब मेरी उम्र लगभग 19 साल की थी। बुंदेली मेरे गांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था। हम जिस रास्ते से जाया करते थे लोग उसे भूतिया रास्ता भी कहते थे और मेरे गांव से बुंदेली जाने पर एकमात्र वही रास्ता था। लोगों का कहना था कि वह बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 4 लोग थे। रमन, उसकी पत्नी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। रमन एक सर्कस में काम करता था। उस सर्कस में वो एक जोकर का रोल करता था। ये छोटा सा परिवार बहुत खुश था, पर वह एक अचानक दिन कुछ सरकारी कर्मचारी आकर रमन को वो पर घर खाली करने के लिए कहते हैं। उन्होंने रमन से बोला, यहाँ बहुत बड़ा एक अस्पताल बनेगा, तुमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। पर रमन अपनी जगह नहीं छोड़ते को बिल्कुल नहीं तैयार था। एक दिन जब रमन सर्कस से घर लौट रहा था तो उसने देखा उसका घर जल रहा है। साथ है उसके घर में उसकी पत्नी और उसके छोटे छोटे बच्चे भी। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसकी आंखों से सामने उसका परिवार खत्म हो गया। जब सुबह वहां पर राहगीरों ने देखा तो यहाँ पर सब तहस नहस हो गया था। उन्होंने फौरन पुलिस को बुलाया। उस घर से सबकी बॉडी निकाली गई, पर रमन तो पता नहीं कहाँ था। बहुत जांच पड़ताल करने के बाद तरखाश में उसका शव लटका पाया गया। कुछ दिनों के बाद लोग इस घटना को भूल गए और अस्पताल बनाने की शुरुआत की गई। जब अस्पताल बन रहा था तो वहां कुछ अनहोनी घटने लगी, जैसे बेवजह बारिश, आंधी, तूफान और फर्श का अपने आप नीचे धंस जाना, शीशों से खुद टूट जाना। न जाने कितनी घटनाएं होती थीं। जाने कितने लोग वहां एक साया देखा। कुछ लोग कहते थे कि शाम होते ही वहां रमन की रूह घूमती है। बहुत से लोग ने वहां काम करने से मना कर दिया और जाने कितने लोग उस साए को देखकर भाग गए। आज तक वो अस्पताल नहीं बन पाया, ऐसा अधूरा पड़ा है। तब से लोगों का मानना है कि रमन की वहां रूह घूमती है। मैं ठहरा जवान, मुझे इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। ये भूत प्रेत, इन सब बातों को मैं नहीं मानता था, पर मेरा पूरा परिवार इन सब बातों को कुछ ज्यादा ही यकीन करता था। उनका मानना था कि शाम के 7 बजे के पहले घर में आना होगा। हालांकि मैं ये बात मानना चाहता था, पर बाबा मेरे साथ जाते थे और साथ में ही आते थे, तो कभी भी 7 बजे के बाद मैं उस जगह से नहीं निकलता था। काफी दिल किया करता था मेरा कि मैं बार बार उस अस्पताल में जाऊं। क्या सच में वहां कोई आत्मा थी या फिर ऐसे ही लोग वहम पाल रहे थे। एक दिन बाबा की तबीयत खराब हो गई तो मैं जाहिर था कि मुझे काम में अकेले जाना था, पर बाबा मुझे कहा अकेले जाने देने वाले, इसलिए उन्होंने मेरे दोस्त श्याम को साथ में भेजा। आज तो मैंने तय कर लिया था कि आज मैं पक्का उस अस्पताल में जाऊंगा, वो भी शाम के 7 बजे के बाद। मैं अपने दोस्तों के साथ काम के लिए निकल गया। आज तो मुझे बाबा का भी काम करना और अपना भी, और मेरा दोस्त श्याम अपना काम खत्म कर चुका था। शाम के 6 बज गए थे, पर मैं जानबूझकर अपना काम धीरे धीरे कर रहा था, क्योंकि आज मुझे किसी भी हालत में देखना था कि क्या वहां सच में कोई जोकर की लाश भी घूमता है, फिर लोग ऐसे ही महज ढोंग हैं। शाम करण जल्दी जल्दी देखकर 6 बज गए थे। आज तक इतनी देर तक नहीं रुका, बल्कि 15 मिनट पहले ही निकल जाता था। आज तेरी ही वजह से इतनी देर हो गई, मुझे आना ही नहीं चाहिए था तेरे साथ। मेरी वाली गाड़ी तो चली गई, जल्दी कर, बस अब एक ही गाड़ी है जो हमारे गांव तक जाएगी।
मैं श्याम को चुप कराते हुए बोला, देख श्याम, अभी एक गाड़ी तो जानी बाकी है ना, तो क्यों खामखा परेशान हो रहा है। हम अभी थोड़े देर में चलेंगे, तू बेवजह परेशान टेढ़ा हो रहा है। शांत हो जा और मुझे मेरा काम ढंग से करने दे। इतना कहकर मैं चुपचाप अपना काम करने लगा। फिर मैंने खुद मन में बोला, तू चाहे कितनी भी जल्दी कर ले श्याम, पर आज मैं 7 बजे के बाद ही जाएंगे। काम करते करते 9 बज गए थे। आखिरी गाड़ी भी जा चुकी थी। श्याम को मुझ पर कुछ गुस्सा आ रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो मुझे खा ही जाएगा। श्याम, बज गए 9, हो गया तेरा काम, मिल गई तेरी आत्मा को ठंडक। अब बोल क्या करेंगे हम लोग। तुझे पता है कि हमारे गांव में 6 बजे से पहले ही जाना होता है, पर आज तेरी करिस्तानी में 9 बजा दिए। करण, न कोई गाड़ी न कोई घोड़ा। अब बोल हम कैसे कर जाएंगे, और गांव में सब परेशान होंगे कि हम लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। मैं बस उसकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने बोला, सुन श्याम, अब जो होना था वो तो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। हमें यहाँ रुक तो नहीं सकते। बस एक ही चारा है, हमको पैदल ही सफर तय करना होगा। तो चल। तू पागल है क्या? देख, यहाँ थोड़ी चहल पहल है, पर थोड़ी दूर जाते ही सुनसान बिढ़ा इलाका आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद भूतिया अस्पताल। मैं नहीं जा रहा, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। मैंने उसका मुंह देखा तो मुझे जोर से हंसी आ गई। वो इतना डरा हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं उससे बोला, देख, तू नहीं जाएगा तो मैं सुहानी को तेरी सारी बात बता दूंगा कि तू कितना डरपोक है और वो तेरे बारे में क्या सोचेगी। ये तो तू समझ गया होगा। मैं तो चला। श्याम, तू कैसे जानता है सुहानी के बारे में? और मैं डरपोक नहीं हूं, अभी चलूंगा तेरे साथ, समझा? मैं हंसता हुआ बोला, मैं बहुत पहले ही तेरे सुहानी के बारे में जानता हूं। खैर, सब छोड़, अब चले प्रभु। श्याम, थोड़ी दूर तक पैदल चलने के कोई दिक्कत नहीं, और रास्ते में चहल पहल भी थी, पर जैसे ही बिहड़ा इलाका चालू हुआ, इतनी शांति और इतना अंधेरा जैसे कोई काला साया बिल्कुल हमारे सर पर हो। फिर भी हम चलते रहे। श्याम तो थोड़ा डर कर कांप रहा था। आखिरकार अब हम अस्पताल तक आ चुके थे, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हम वहां जैसे ही पहुंचे, वहां का तो माहौल ही बदल गया। अचानक तेज हवा और बारिश चालू हो गई। बेवजह बारिश यूं तो थमी मानो हम दोनों कोई उस अस्पताल में आने को बोल रहा था, और ऐसा हुआ जैसे श्याम को जबरदस्ती उस अस्पताल में आने के लिए बोला। पर वो डरपोक अस्पताल की छत के नीचे खड़ा हो गया। मुझे भी वहीं खड़ा होना पड़ा। काफी तेज हवा और बारिश हो रही थी, उसके साथ ही बिजली भी गड़गड़ाहट हो रही थी। मुझे बस अंदर जाने का दिल कर रहा था। मैं बस कैसे भी करके अंदर जाना चाहता था, पर डरपोक श्याम मेरे हाथ को कस के पकड़े हुआ था। क्या करने अंदर जा रहे? हमको वहां खड़े खड़े काफी देर हो चुकी थी, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक से अंदर से किसी की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई शख्स बहुत दर्द में रो रहा। श्याम को तो हक्के बक्के उड़ गए थे। वो बार बार मुझसे बोल रहा था कि चल भाई, हम यहां से चलते हैं, पर मैं उसकी ना सुनते हुए अंदर जाने लगा। श्याम भी डरते डरते मेरे पीछे पीछे आने लगा। हम जैसे ही अस्पताल में दाखिल हुए, वैसे ही वहां गेट अपने आप बंद हो गया। श्याम ने काफी कोशिश की गेट खोल दे, पर वो गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर मैं उसे आवाज की दिशा की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक से वो आवाज आना बंद हो गई। अंदर तो ऐसा लग रहा था मानो अधूरा अस्पताल नहीं बल्कि शमशान हो। अब मुझे वहां खड़ा अजीब लग रहा था। मेरे मन में बेचैनी हो रही थी। श्याम
मुझे मना कर रहा था। यार भाई, हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, चल यहाँ से निकल, कोशिश करते हैं, प्लीज भाई बात मान। मैं उसे समझाते हुए बोला, देख भाई, अब हम अंदर आ गए हैं, दरवाजा भी खुल नहीं रहा है, हमको थोड़ा आगे बढ़कर देखना चाहिए, ना कि अब हम कोई कहाँ निकल सकते हैं। चल अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं, हमें एक बार कोई खिड़की दिख जाए। एक बाहर के लिए खिड़की दिखाई दी। मैं हंसकर श्याम से बोला, ले मिल गया रास्ता, इस खिड़की से निकल जाते हैं। मैं जैसे ही श्याम को दिखाने के लिए मुड़ा तो मुझे श्याम नहीं दिखा। मैंने श्याम को आवाज दी, श्याम, श्याम कहाँ है तू? तो मजाक तो मत कर, अभी खुद डरा था, अब मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, जल्दी बाहर निकल। बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई। अब मैं बेकार में डरने लगा था कि तभी अचानक से ऊपर वाली मंजिल से श्याम के चीखने की आवाज आई। मैं फौरन उल्टा सीधे ऊपर की तरफ भागा, पर मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। और जब मैंने ऊपर की छत की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरी आंखें खुली खुली रह गई। श्याम हवा में उल्टा लटका था। मैं बहुत डर गया था। मैंने श्याम को जैसे तैसे खींचकर नीचे उतारा। श्याम होश में नहीं था। मैं उसे गोद में उठाकर नीचे छत की तरफ लाया। पानी टपक रहा था। मैंने वही पानी श्याम के चेहरे पर मारा। श्याम को होश आया। मैं हड़बड़ी में पूछने लगा, श्याम तू ठीक है ना? और ऊपर कैसे गया? तू हवा में कैसे लटका हुआ था? क्या हुआ तेरे साथ? श्याम बहुत दबी आवाज में बोला, भाई वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो हम दोनों को मार देगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। मैं उससे पूछा, पागल है क्या? कौन मारेगा हमें? मेरे और तेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, समझा? श्याम ने मेरा हाथ झटकाते हुए बोला, हमारे वाला यहाँ एक और लोग भी है, समझा तू? हम अब नहीं बच सकते। इतने कहते ही श्याम रोने लगा। मैंने उससे फिर से पूछा, कौन है वो? श्याम, वो जोकर। तभी अचानक से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। जब हम पीछे मुड़ा तो मैं पागल सा हो गया। मेरे ठीक सामने वो जोकर खड़ा था और मैं उससे थोड़ी दूर पर खड़ा था। उसकी लाल आंखें, गंदे खून, एक हाथ में एक कुछ गुब्बारे और दूसरे हाथ में एक चाकू, वो मेरे पास आ रहा था। तभी श्याम ने मेरा हाथ पकड़ा और उस खिड़की से बाहर कूदा दिया। बाहर की ओर गिरने से मेरे सिर में चोट गहरी आ गई। मेरी आंखों के सामने दम अंधेरा सा छा गया। वहीं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। बाबा ने बताया, तुम दोनों हमें पास वाली झील के बेहोश मिले थे। मैं तो थोड़ा ठीक था, पर श्याम की हालत बहुत खराब हो गई थी। उस खिड़की से बाहर निकलते ही मुझे होश न थी। शाम को हम झील तक कैसे पहुंचे हमें कुछ नहीं याद था। बस याद था तो वो बीती हुई रात। मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था। शाम तो गहरे सदमे में था। मैं अब पूरी तरह से मान चुका था कि वहां सच में कोई है। इस हादसे के बाद मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है कि वो जोकर अब मेरे पास खड़ा है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली एक और सच्ची घटना, नई कहानी आपके लिए हाजिर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपका धन्यवाद।